नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र में हम हर प्रकार की नदियाँ पढ़ेंगे तथा उनका उद्गम स्थल कहाँ है। गंगा नदी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आप लोगों को जो हाथ से लिख के मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं आता। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय नदी तंत्र। तो भारतीय जो नदियाँ हैं दो प्रकार से हैं, ठीक है। दो हिमनद यानी कि बर्फीली नदियाँ, यानी कि जो बर्फ पिघल पिघल के जो पानी आता है उसको कहते हैं हिमनद नदी, यानी कि बर्फ, जिनका स्रोत क्या होता है, बर्फ, उनके पानी का। एक होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीप मतलब वर्षा का जल, यानी कि जो बरसात का पानी होता है उसमें होता है, ठीक है। तो मुख्यतः दो प्रकार से नदियाँ देखने को मिलती हैं। हिमनद यानी कि बर्फ जिसका स्रोत जो रहता है बर्फ होता है। एक होता है प्रायद्वीपीय नदियाँ जिसका स्रोत जल वर्षा का जल होता है। अगर हम बात करें हिमनद नदी यानी कि बर्फ वाला कौन सा है, तो गंगा नदी, सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर हम वर्षा के जल के स्रोत की बात करें यानी कि प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदी इसकी जो है नदी है। आप लोगों को समझ में आ गया। ये देखिए उदाहरण, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी आप डिफिनीशन समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला हमारा हिमालयी यानी कि हिमनद नदी, जो हम इस नदी के बारे में अब जो है हम डिटेल से दोस्तों पढ़ेंगे। इस नदी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके पश्चात हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिमनद नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, हिमनद नदी। तो सबसे पहले नदी है सिंधु नदी। देखिए है ना, सिंधु, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले हम नदी लिया, हमने लिया सबसे पहले सिंधु नदी। अब दोस्तों सिंधु नदी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम, कहाँ कहाँ से निकलती है, क्या कैसा है, सब कुछ हम सिंधु नदी के बारे में इस मतलब की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम सबसे पहले लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सबसे पहले हम लंबाई की बात करें, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है, ठीक है। उद्गम स्थल बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत से निकलती है दोस्तों सिंधु नदी। दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा है चीन, भारत, पाकिस्तान। तो यानी कि ये तीन देशों में बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान, तीनों देशों से होकर बहती है। अब अंत में जो है अरब सागर में जाके गिर जाती है, वहाँ मिल जाती है। तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। हमारा चौथा पॉइंट है तिब्बत में इसे सिंगो खम्बान के नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में इस सिंधु नदी को सिंगो खबान के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, अब पूछा जाता है कि भारत में नदी कहाँ से प्रवेश करती है। तो भारत में एक जगह है लद्दाख में, दमचौक, ठीक है। भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है, ठीक है। ये निकलती कहाँ से, देखिए कैलाश पर्वत से निकलती है, हिमनद कैलाश पर्वत से निकलते हैं, जो भारत में लद्दाख के दमचौक से जो है प्रवेश करती है। इतना हो गया। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 में, विश्व बैंक ने करवाया था दोस्तों सिंधु नदी जल समझौता। क्योंकि देखिए ये नदी भारत भी जाती है, पाकिस्तान भी जाती है। तो इस नदी को लेकर हमेशा विवाद रहता था कि हम ज़्यादा पाकिस्तान वाले आरोप लगाते थे कि भारत जो है पानी ज़्यादा रोक के रखता है, ज़्यादा उपयोग करता है। अब भारत वाले पाकिस्तान के ऊपर लगाते थे। तो 1960 में विश्व बैंक ने एक समझौता कराया। उसी समझौते को नाम दिया गया विश्व सिंधु जल समझौता। क्या नाम दिया गया दोस्तों, आप यहाँ देखिए, सिंधु जल समझौता 1960। किस नदी के उसमें करवाया गया, सिंधु नदी के उसमें ये समझौता विश्व बैंक ने करवाया 1960। आप ये डेट याद रखिएगा, सन जरूर याद रखिएगा। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, आप इसको भी याद रखिए। जो सिंधु नदी है पाकिस्तान की कौन सी नदी है, राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी का 20% उपयोग पानी करेगा। जो सिंधु नदी जल समझौता 1960 जो विश्व बैंक ने करवाया था, उसके अनुसार ये परिणाम निकल के आया कि सिंधु जो भारत है सिंधु नदी का 20% पानी उपयोग करेगा तथा 60% जो 80% है वो पाकिस्तान उपयोग करेगा, ठीक है। जो कुछ इन्हीं तीन नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका जो 80% पानी है पाकिस्तान उपयोग करेगा। देखिए सिंधु, चिनाब, झेलम, इसका 80% पानी पाकिस्तान तथा 20% पानी भारत उपयोग करेगा। ये तो तीन नदियां ले लिया, क्या पाकिस्तान ज़्यादा ले लिया, ठीक है। फिर विश्व बैंक ने तीन नदियां और दी, रावी, ब्यास, सतलुज। इसका जो 80% पानी है देखिए भारत उपयोग करेगा, 20% पानी जो है पाकिस्तान उपयोग करेगा। ये आपको समझ में आ गया। ये आप समूह बना के इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं, इसको आप लोग बुलाइएगा नहीं। कहाँ की हैं? देखिए बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, सिंधु नदी की सहायक नदी, ठीक है। तो सबसे पहले नदी झेलम नदी। तो झेलम का सबसे पहले पुराना नाम आप एकदम याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक के आप इसको याद करते जाइए। जो पुराना नाम जितने भी नदियों को बताऊँ उसको आप एकदम याद करते जाइएगा। तो झेलम नदी का पुराना नाम है बिस्तता। झेलम नदी का बितस्ता पुराना नाम है, ठीक है। उद्गम स्थल की बात करें तो बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम स्थल है। बूलर झील से होकर बहती है, सबसे बड़ा दोस्तों बूलर झील से होकर बहती है। यह नदी भारत पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट आपको सामने निकल के आया। जितने भी पॉइंट एकदम मेरे नोट्स के तौर पर, ये मेरे नोट्स हैं, वही मैं आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो आप एकदम किसी भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। ये सब प्योर चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी सहायक नदी है चिनाब नदी। इसका पुराना नाम अस्कनी है। दोस्तों इसको आप मत भुलाइएगा, पुराना नाम क्या है? अस्कनी है। उद्गम स्थल बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्र प्रभा के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। सिंधु जल समझौता मैंने आपको अभी बताया था, 1960 विश्व बैंक ने करवाया था, यह मैंने आपको बताया था। तीसरी है सहायक नदी है रावी नदी। पुराना नाम इसका क्या है? इरावती या परुसपड़ी इसका पुराना नाम है। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश इसका उद्गम स्थल है। आपको रावी नदी में सिर्फ इतना ही याद रखना, इससे आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा, इसके आगे आपको ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ब्यास नदी हमारा चौथी नदी है सहायक नदी ब्यास नदी। तो पुराना नाम इसका बिपाशा है, ठीक है। उद्गम स्थल ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, इसका ब्यास कुंड यानी कि ब्यास नदी नाम पड़ा। ब्यास नदी पाकिस्तान नदी जो है पाकिस्तान नहीं जाती है। क्या है? पाकिस्तान जो यहाँ पे होगा नहीं, पाकिस्तान नहीं जाती है, भारत में ही से उस सतलुज नदी में मिल जाती है। आपको समझ में आ गया। अगला हमारा सतलज नदी, कितनी मैंने 5 बताई थी ना, 5, ये 5वीं लास्ट है। तो सतलज नदी, तो पुराना नाम क्या है? सतुद्री इसका पुराना नाम है। उद्गम स्थल की बात करें राकसताल तिब्बत, जो राकसताल तिब्बत कैलाश पर्वत भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। बहुत पूछा जाता है, आप एकदम इसको नोट कर लीजिए। बहुत पूछा जाता है सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी। या फिर ऐसे पूछा जाता है सतलुज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। आप एकदम इसको याद कर लीजिए। आप लोग कमेंट में बताइए सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है। अगर आपने दर्रे नहीं देखे तो आप वीडियो में जाइए, वहाँ महत्वपूर्ण दर्रे पढ़ लीजिए, ठीक है। वो भी एग्जाम की दृष्टि से आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों को पंजाब में पंचतत्व के नाम से जाना जाता है। देखिए पंजाब का मतलब ही होता है 5 नदियों का समूह। पंजाब का दोस्तों मतलब ही क्या होता है? 5 नदियों का समूह ही पंजाब कहलाता है। तो जो मैंने शुरू आपको जो ऊपर की जो 5 नदियाँ बताई, ये जो सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी, चिनाब, झेलम, ये जो 5 नदियाँ बताई, इन्हीं को पंजाब में पंचनद के नाम से जानते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब अभी तक हमने पढ़ा था बाएं हाथ की, अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। ये दायां बायां पूछा जाता है, सिंधु नदी और गंगा नदी के विषय में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो उनके बारे में विस्तार से नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, दाएं हाथ की सहायक नदी। तो दोस्तों सबसे पहले है शोक, गिलगित, जास्कन नदी, हुंजा नदी और नुद्रा नदी। ये 5 नदियां हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, दाएं हाथ की सहायक नदियां। इतना आपको समझ में आ गया। अब अगली नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? हिमनद नदी हम पढ़ रहे हैं, बर्फीली नदी पढ़ रहे हैं। पहले हमने सिंधु नदी पढ़ लिया, अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर गंगा नदी के बारे में पूरा इसका जाल तंत्र समझेंगे। आप लोग वीडियो बने रहिएगा, बोर मत होइएगा। तो हमारा दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई, देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। आप बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ लड़के, आप एकदम इसको नोट कर लीजिए। भारत में इसकी कितनी लंबाई है? 900, और टोटल कितनी है? 2900। इतना समझ में आ गया। उद्गम स्थल इसका कहाँ है? चिमांगुडम हिमनद तिब्बत कैलाश पर्वत में इसका क्या उद्गम स्थल है, जहाँ से निकलती है। अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र नदी की। ये इसको आप एकदम इसको नोट कर लीजिए। मैं कहता हूँ इसको एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं आप नोट कर लीजिए, एकदम बिल्कुल नोट कर, जब तक पढ़िएगा जब तक पूछा जाएगा। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। दोस्तों
जमुना कहा जाता है, ना कि यमुना। आप एकदम इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, क्योंकि कई देशों से होकर बहती है, इसलिए बांग्लादेश भी जाती है, तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। आगे हमारा सहायक नदियाँ, तो किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। तो दिवांग दिवांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की। अब है तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है, तो इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है तीस्ता नदी जल विवाद भारत के किस पड़ोसी देश के साथ है, तो लोग चीन लगा देते हैं, तो आप बांग्लादेश को याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप बनाती है जिसका नाम माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको भी आप एकदम नोट कर लीजिए, पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चूंकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और असम ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये कि हमसे छूटे नहीं, तो आप लोग एकदम इसको याद कर लीजिए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में एक द्वीप बनाती है, उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इतना आपको याद आएगा। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी। इसका पूरा जो है जाल तंत्र हम इसका पढ़ेंगे, कहाँ से निकलती है, कैसे प्रयागराज में कैसे मिलती है, इस पूरा हम पढ़ेंगे। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी, आप इसको सबसे पहले जान लीजिए, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। देखिए, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। उद्गम स्थल गंगोत्री, हिमनद, गौमुख, उत्तराखंड, उत्तरकाशी से निकलती है। ये हो गया। भारत और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तथा बिहार। ठीक है, ये बिहार 2 बार दोस्तों लिख गया है। ठीक है, यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल कर लेंगे दोस्तों, क्या कर लेंगे? यहाँ पे आप पश्चिम बंगाल कर लेंगे, इसको काट के आप पश्चिम बंगाल कर लीजिए। देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, मैंने आपको बताया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। गंगा नदी का जल नहीं खराब होता। क्यों नहीं खराब होता? इसका कारण एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है जीवाणु बैक्टीरोफेज, उसका नाम है, इसलिए गंगा नदी का जल कभी खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, उसको बदबू नहीं मारता। अब देखिए, 4 कुंभ स्थान है, आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, हरिद्वार है, प्रयागराज है, उज्जैन है, नासिक है। आप लोगों को पता हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और जो प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको आपको पता होगा। तो हरिद्वार में जो है गंगा नदी, हरिद्वार में जो कुंभ लगता है गंगा नदी है वहाँ पर। और जो प्रयागराज में 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इसलिए संगम भी कहा जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी है और नासिक में गोदावरी नदी है। ये आपको मैं बेसिक जानकारी मैंने दे दिया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम इस मैप के बारे में माध्यम से थोड़ा समझना चाहेंगे। सुंदरवन डेल्टा किसके बारे में समझेंगे? सुंदरवन डेल्टा। देखिए, सुंदरवन डेल्टा है क्या? जो देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी, मतलब वहीं स्थित है। पश्चिम बंगाल या बंगाल की खाड़ी में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बात तो ये है। लेकिन बात ये यहाँ पर आती है, किन 2 नदियाँ मिलकर, कौन सी 2 नदियाँ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये यहाँ पे बात आती है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, गंगा नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, ये 2 नदियाँ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। आप लोग इसको मत भूलिएगा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आप लोग चित्र में देखिए, सुंदरवन डेल्टा। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले। अब देखिए, अब हम गंगा नदी के बारे में देखेंगे। ये जो प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिएगा और इसको आप समझिएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन लोगों को कठिन लगता है। ठीक है, ज़्यादा। सबसे पहले देखिए, जो 4 नदियाँ निकलती हैं। देखिए, जो यमुना नदी है कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ यमुनोत्री से निकलती है। वहीं पे गंगा नदी गौमुख गंगोत्री से, लेकिन उसको भागीरथी कहते हैं, नीचे गंगा नदी का नाम पड़ जाता है, लेकिन जहाँ से वो निकलती है उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ चौरावरी जगह से निकलती है, मंदाकिनी नदी निकलती है। और बद्रीनाथ सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ये नदी निकली। अब देखिए, इनको नदी निकलती गई। अब मैप समझिए, हमारी अलकनंदा नदी है, उसमें से एक नदी मिल जाती है धौली गंगा।
जब धौली गंगा नदी यहाँ पे मिल जाती है उस जगह का नाम कहते हैं विष्णुप्रयाग। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब ये अलकनंदा जो नदी है कॉमन रहेगी। अलकनंदा नदी आगे आती है और वहाँ पे एक नदी मिल जाती है मंदाकिनी नदी। कौन सी? नंदाकिनी नदी। और जहाँ पे नंदाकिनी नदी मिलती है उसको कहते हैं नंदप्रयाग। ये आपको समझ में आ गया? इसी प्रकार जो है अभी चली जाती है कि आगे चले जाता है और बढ़ते चली जाती है। कौन सी? ये आपकी अलकनंदा नदी। अलकनंदा जैसी आगे बढ़ती है तो एक नदी मिलती है पिंडान नदी। पिंडान नदी इसमें मिलती है तो उस जगह कहते हैं कर्णप्रयाग। आपको इतना समझ में आ गया? आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं है? कर्णप्रयाग हो गया। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये नदी जो केदारनाथ मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी यहाँ पे मिलती है। तो मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ये आपको समझ में आ गया? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी यहाँ पे मिलती है उसको क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। ये आपको एकदम समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब आगे चले जाते हैं। जो भागीरथी नदी है वो यहाँ पे मिलती है अलकनंदा नदी से। किससे? भागीरथी अलकनंदा नदी से जिस स्थान पर मिलती है उसको कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं देवप्रयाग, उसको कहा जाता है। फिर आती है भागीरथी आगे आती है ऋषिकेश। जो भागीरथी नदी है यानी कि अब इसको गंगा नदी कहने, यहाँ से गंगा नदी कहा जाने लगा है। ठीक है, तो वो हरिद्वार में प्रवेश करती है। जो मैदानी भागों में अभी तक पहाड़े में बह रही थी, मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से अंदर आती है गंगा नदी। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट? यहाँ तक आप। फिर इसके बाद जो आपके देखिए ये 3 नदियाँ मिल चुकी। इसके बाद यमुना नदी है। यमुना नदी नीचे मिलती है यहाँ पर, वहीं पे होता है प्रयागराज। ये आपको समझ में आ गया? इसको, इस चित्र का आप वीडियो यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप भुलाइए नहीं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। अलकनंदा नदी चलती है, धौली गंगा मिलती है तो विष्णुप्रयाग कहलाता है। फिर आगे आती है नंदाकिनी नदी मिलती है तो नंदप्रयाग। पिंडान नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग कहलाता है। इसी प्रकार ये जो मंदाकिनी नदी है मिलती है रुद्रप्रयाग कहलाता है। ठीक है, फिर इसके साथ ही भागीरथी मिलती है, देवप्रयाग कहलाता है। इसके बाद जब जमुना नदी मिलती है यहाँ पे तो प्रयागराज कहलाता है। इतना आपको समझ में आएगा? इतना आपको में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल से बता दूंगा, आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। ये दाएं हाथ की बाएं हाथ की पूछा जाता है सिंधु नदी तथा गंगा नदी के विषय में, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो गंगा नदी के दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, तो सबसे पहले यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। ठीक है, तो लंबाई इसकी कितनी है? 1370 किलोमीटर लंबाई। उद्गम स्थल बंदरपूंछ चोटी यमुनोत्री उत्तराखंड इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी चंबल सिंध बेतवा केन इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ये आपको पता होना चाहिए। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसको यमुना नदी को खुला नाला भी कहते हैं। ये पूछा गया है कि किस नदी का उपनाम खुला नाला या किस नदी को खुला नाला की संज्ञा दी गई है? तो ये यमुना नदी है, आप लोग मत भूलिएगा। अगली सहायक नदी है जो गंगा नदी की, जो दाएं हाथ की सहायक नदी है, चंबल नदी। तो चंबल नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका उद्गम स्थल जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से है। सहायक नदी लनास काली सिंध इसकी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में ये बहती है। ठीक है, अगला गंगा नदी के बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। दाएं हाथ की पढ़ लिया दोस्तों, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। तो बाएं हाथ की सहायक नदियाँ मुख्यतः हैं पाड़ी गढ़वाल, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये क्या हैं? गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। आपको समझ में आ गया? तो महानंदा गंगा की अंतिम सहायक नदी है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। कोसी नदी बिहार के भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
देखो दोस्तों, गंगा नदी का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको अभी और बताता चलता हूँ। जो गंगा नदी है यहाँ से बहती चली आती है, ठीक है, यहाँ से बहती मान लीजिए चली आ रही है। एक स्थान पड़ता है, मान लीजिए यहाँ फरक्का नामक स्थान पड़ता है। कौन सा नाम स्थान पड़ता है? फरक्का नामक। तो फरक्का नामक स्थान से गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो एक जो शाखा है पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जिसको हुगली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हुगली नदी कहते हैं। एक शाखा जो है बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको पद्मा के नाम, मान लीजिए बांग्लादेश चली गई तो इसको पद्मा कहेंगे, और ये जो है पश्चिम बंगाल चली गई तो इसको हुगली कहेंगे। तो फरक्का नामक स्थान से जो गंगा नदी है दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जो एक बांग्लादेश चली जाए तो उसको पद्मा कहेंगे, और जो एक पश्चिम बंगाल में चली जाती है शाखा उसको हुगली कहेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, तथा पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को बताना है कि जो मैं हाथ से लेके आपको पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है कि नहीं आता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।